गौरव रेलवे स्टेशन के पास गोभी आलू पराठा बनाने का काम करता था। आइए आइए, गर्मा गर्म गोभी आलू के पराठे खाइए। गौरव के घर पर उसकी माँ, बेटी और पत्नी थी। गौरव सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता, लेकिन फिर भी अपनी गरीबी दूर नहीं कर पा रहा था। सुनिए जी, गोभी आलू के पराठे बनाने में लागत बहुत ज्यादा आती है। आप एक काम कीजिए, आप सादा पराठे बनाकर बेचिए, जिससे हमारी लागत कम आएगी और प्रॉफिट ज्यादा होगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। सादे पराठे खाना कोई पसंद नहीं करेगा, और फिर पिताजी भी गोभी आलू के पराठे बेचा करते थे, इसलिए मैं भी यही काम करूंगा। गौरव के पास तरह तरह के ग्राहक और उनकी तरह तरह की डिमांड होती। अरे भाई, जरा मेरे पराठे में गोभी आलू ज्यादा भर देना। मुझे पराठों के साथ सब्जी भी चाहिए। मुझे पराठों के साथ अचार चाहिए। मुझे पराठों के साथ दही चाहिए। गौरव कभी कभी ग्राहकों की डिमांड सुनकर परेशान हो जाता था। अगर आपको पराठे के साथ सब्जी चाहिए तो उसके अलग से पैसे देने होंगे। मैं अलग से पैसे नहीं दूंगा। देख रहे हो भाइयों, ये गौरव सब्जी के पैसे अलग से मांग रहा है। चलो चलो, हमें यहाँ खाना नहीं खाना है। अरे सुनिए तो, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? रुकिए तो सही। एक दिन गौरव बहुत निराश होकर घर पहुंचा। क्या हुआ? रेहड़ी पर ग्राहकों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। ग्राहक पैसे देना नहीं चाहते, लेकिन उन्हें सब्जी, अचार, दही, सारी चीजें पराठों के साथ चाहिए। चलिए कहीं बाहर घूमने चलते हैं, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा। हमारे पास इतने पैसे तो नहीं है कि किसी टूरिस्ट प्लेस पर घूमने जाए। तुम्हारे घर ही घूमने चलते हैं। गौरव अपने ससुराल में घूमने गया, जो गांव में थी। रास्ते में गौरव और उसकी पत्नी को प्यास लगी। उन्हें कहीं से झरने गिरने की आवाज सुनाई दी। ये झरने की आवाज पूरब दिशा से आ रही है। गौरव और उसकी पत्नी पूरब की ओर चलते गए। झाड़ियों के पार उन्हें झरना मिला। ये झरना तो बहुत खूबसूरत है। गौरव और उसकी पत्नी ने जी भरकर पानी पीकर प्यास बुझाई और हाथ पैर भी धोए। जब वे चलने के लिए तैयार हुए तो उन्हें किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। ये कराहने की आवाज झरने के पीछे से आ रही है। झरने के अंदर घुसकर देखना होगा, तभी पता लगेगा कि उस पार कौन है। लेकिन झरने के अंदर घुसना खतरनाक भी हो सकता है। क्या पता ये किसी तरह का जाल हो। तभी झरने में से एक आवाज आई। ये किसी तरह का जाल नहीं है। मेरी मदद करो, मैं एक साधु हूँ। मुझे कैद से मुक्त करो। मुझे झरने के पार जाना ही होगा गीता। अगर मैं वहाँ कैद होता तो क्या मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे आकर कैद से आजाद करे? गौरव झरने के पार गया तो उसने देखा कि एक साधु एक कटीले खंभे से बंधा हुआ है। साधु की पीठ से खून बह रहा था। तुम कौन हो और यहाँ कैसे कैद हो गए? मैं सब कुछ बताऊंगा, पहले तुम मुझे कैद से आजाद करो। गौरव ने रस्सी खोल दी और साधु आजाद हो गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक साधु हूँ और मुझे कुछ शक्तियाँ प्राप्त हैं। मैं व्यक्ति की मनचाही इच्छा पूरी कर सकता हूँ। कुछ लोगों ने मेरा गलत फायदा उठाने की कोशिश की। जब मैंने उनकी बात नहीं मानी, तब उन्होंने मुझे इस झरने के पीछे कैद कर दिया। अगर तुम्हें चमत्कारी शक्तियाँ प्राप्त हैं, तो तुमने स्वयं को खुद ही आजाद क्यों नहीं कर लिया? मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं के लिए नहीं कर सकता। ठीक है साधु महाराज, अब मैं चलता हूँ। मुझे अपनी ससुराल पहुँचना है और देर हो रही है। तुम खाली हाथ क्यों जा रहे हो? तुमने मेरी मदद की है। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? अगर तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बता दो। नहीं साधु जी, मैं अपनी मेहनत और लगन से जीवन में कुछ हासिल करना चाहता हूँ। साधु गौरव से बहुत खुश हुआ और उसने मन ही मन गौरव को आशीर्वाद दिया। गौरव अपने ससुराल से लौटने के बाद फिर से अपने गोभी आलू के पराठे बनाने के धंधे में लग गया। आइए आइए, गर्मा गर्म गोभी आलू के पराठे खाइए। आइए आइए। ग्राहक फिर से तरह तरह की डिमांड करने लगे। अरे भाई, मुझे पराठे के साथ सब्जी भी चाहिए। सब्जी तो नहीं है। तभी अचानक उस आदमी के पराठे में से सब्जी निकलने लगी। मुझे पराठे के साथ दही चाहिए। मेरे पास दही नहीं है। लेकिन तभी उस आदमी के पराठे में से दही निकलने लगा। मुझे पराठे के साथ अचार चाहिए। मेरे पास अचार नहीं है।
लेकिन तभी तीसरे आदमी की प्लेट में से अचार निकलने लगा। सारे लोगों का दिमाग चकरा गया। ये सब क्या हो रहा है? मैंने तो इन लोगों को सब्जी, दही, अचार नहीं दिया, तो भी इनकी प्लेट में तीनों चीजें कहां से आ गई? तभी वहां वही साधु आया जिसे गौरव ने झरने के पीछे जाकर आजाद किया था। बेटा जरा 2 पराठे लगा देना, सब्जी, दही और अचार के साथ। इतना कहकर साधु अदृश्य हो गए। गौरव समझ गया कि ये सारा चमत्कार उस साधु की वजह से हो रहा है। गौरव की रेहड़ी पर लोगों की भीड़ लग गई। सभी पराठे खाने के लिए वहां टूट पड़े। वे पराठे के साथ सब्जी, दही, अचार और जो भी मांगते वही पराठों में से निकलने लगता और थाली में आ जाता। गौरव ईमानदारी से सिर्फ पराठों के पैसे लिया करता। कुछ ही दिनों में गौरव लखपति बन गया। गौरव ने सबको सच सच बता दिया कि ये चमत्कार एक साधु की वजह से हो रहा है, जिसे गौरव ने झरने के पीछे के कैद से मुक्त किया था। वे साधु झरने के पास ही ध्यान में लीन होकर तपस्या करने लगे। गौरव के बराबर में दीपक नाम का एक आदमी ठेला लगाता था। दीपक भी पराठे बेचा करता था। दीपक ने सोचा कि अगर वो भी गौरव की तरह वरदान प्राप्त कर ले तो वो भी जल्द ही अमीर हो जाएगा। दीपक गौरव के पास गया और उसने बातों बातों में वो जगह पूछ ली जहाँ झरना था। दीपक बंदूक लेकर साधु के पास पहुँच गया। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? सुन बुढ़ाऊ, मेरा नाम दीपक है और मैं गौरव के बराबर में रेहड़ी लगाता हूँ। तूने गौरव को वरदान देकर बहुत बुरा किया। तुम गलत समझ रहे हो। गौरव एक भला और मेहनती आदमी है। उसने मुझसे कोई वरदान नहीं मांगा था। मैंने तो उसे सदा सुखी रहने का आशीर्वाद भर दिया था। मेरे सामने ज्यादा बड़बड़ मत कर बुड्ढे। चुपचाप मुझे भी लखपति बनने का आशीर्वाद दे, वरना बंदूक से तेरा भेजा उड़ा दूंगा। इस तरह आशीर्वाद प्राप्त नहीं किया जाता है। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। दीपक ने साधु की गर्दन पकड़ ली और उसकी गर्दन को दबाते हुए बोला, जल्दी आशीर्वाद दे, वरना मैं तेरा काम तमाम कर दूंगा। ठीक है, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। दीपक ने लौटकर बहुत खुश होकर अपनी रेहड़ी लगाई। दीपक ने जब ग्राहकों को प्लेट में पराठे रखकर दिए तो प्लेट में पराठों के ऊपर सांप बिलबिलाने लगे। जितनी बार भी दीपक ने प्लेट पर पराठा रखा, हर बार परिणाम वही हुआ। लोगों ने दीपक के पराठे बिल्कुल खाने छोड़ दिए। अब सारे ग्राहक गौरव की रेहड़ी पर जाने लगे और गौरव ने देखा कि ग्राहकों की संख्या बहुत बढ़ गई है। तो गौरव ने 2 नौकरों को रखकर एक रेस्टोरेंट खोल लिया और इस तरह अपनी मेहनत और लगन के भरोसे पर खुशहाल जीवन बिताने लगा। अब्दुल एक खानसामा था जो सुल्तान मियां के होटल में तंदूरी बनाया करता था। भाई मुझे एक तंदूर पार्सल दे दो। जी अभी देता हूँ। आपके हाथों की तंदूर का जवाब ही नहीं अब्दुल मियां। मैंने कई होटल्स की तंदूरी खाई है, पर आपके हाथों में जो बात है वो तो कहीं और है ही नहीं। शुक्रिया, आपको मेरी तंदूरी पसंद आई, बस यही काफी है। अब्दुल सालों से इसी होटल में काम किया करता था। सब कुछ ठीक था। फिर एक दिन सुल्तान मियां के बेटे अफसर ने होटल संभालना शुरू कर दिया। भाई, आपके होटल की तंदूरी का तो जवाब ही नहीं। हाँ, मैं जानता हूँ जनाब। काफी ग्राहक अब्दुल मियां की तंदूरी की तारीफ करते हैं। ये सुनकर अब्दुल मुस्कुराया। वो अफसर के दिमाग में पक रही खुराफाती ख्यालों से अनजान था। अफसर ने सोच रखा था कि वो तंदूरी काउंटर बड़ा बनाएगा और कई और खानसामे रखेगा। अब्दुल भाई, अब आपको दूसरे खानसामों को भी अपनी तरह तंदूरी बनाना सिखाना होगा। वो क्या है कि मैं तंदूरी काउंटर बड़ा करने वाला हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर ले सकूं, इसलिए। जी बिल्कुल, मैं सभी खानसामों को सिखा दूंगा। ये सुनकर अफजल खुश था। कुछ दिनों बाद तंदूरी काउंटर बड़ा हो गया। 2 और खानसामे काउंटर पर आ गए, अल्ताफ और अरबाज। अब मुझे ध्यान से देखो और सीखो। अगर मेरी तरह तंदूरी को अच्छे से पकाओगे तो ग्राहक तुम्हारी भी तारीफ करेंगे। अब्दुल दोनों को अच्छे से तंदूरी बनाना सिखाने लगा। कुछ ही दिनों में वो लोग भी अब्दुल की तरह तंदूरी बनाना सीख गए।
उम्मीद है अब आपका होटल दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करेगा। आपकी दुआ कबूल हो अब्दुल मियां। अब्दुल ने अच्छे मन से उन दोनों खानसामों को तंदूरी बनाना सिखाया, पर अफजल बहुत ही शातिर था। उसके दिमाग में बस पैसे कमाने का जुनून था, इसीलिए उसने एक नए पोल्ट्री वाले से सौदा कर लिया। ये पोल्ट्री वाला अफजल को मरी हुई मुर्गियां सस्ते दामों पर बेच रहा था, जिससे अफजल का मुनाफा बढ़ गया था। तंदूरी काउंटर बड़ा होने की वजह से ग्राहक भी बढ़ गए थे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन जब अब्दुल देर रात तक होटल में था, तब होटल के मालिक सुल्तान वहां आए। बेटा अफजल, कैसा चल रहा है होटल? बढ़िया अब्बा। मैंने सुना है तूने पोल्ट्री वाला बदल दिया है। हाँ अब्बा, ये नया पोल्ट्री वाला हमें कम दामों पे मुर्गी दे रहा है। अच्छा, पर वो कैसे? क्योंकि वो मुर्गियां पहले से मरी हुई हैं। या खुदा, ये क्या गुस्ताखी कर रहे हो बेटा? ये गलत है, ऐसा गुनाह ना करो। अगर हमारी तंदूरी खाकर कोई बीमार हो गया तो खुदा हमें बिल्कुल माफ नहीं करेगा बेटा। ऐसा कुछ नहीं होगा अब्बा, हर होटल वाले यही करते हैं। मेरे सारे दोस्तों के होटल में यही होता है। अब तक कोई बीमार नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। मेरा काम था तुम्हें आगाह करना, बाकी तुम्हारी मर्जी। अब ये होटल तुम्हारा है और तुम इसके मालिक हो। अच्छा हो या बुरा हो, वो तुम्हारा फैसला है, ठीक है? सुल्तान साहिब वहां से चले गए। ये सारी गुफ्तगू अब्दुल ने सुन ली थी। कुछ देर बाद वो भी अपने घर के लिए चला गया। रात को अब्दुल इसी मसले को सोच रहा था। मैं ऐसी जगह काम नहीं कर सकता जहां लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो। ये सरासर गलत है, पर अफजल मियां मेरी बात सुनेंगे नहीं। बेहतरीन इसी में है कि मैं ये काम ही छोड़ दूं। अब्दुल ने सोच लिया था कि वो सुल्तान होटल में खानसामे का काम छोड़ देगा। अगली सुबह वो होटल गया। मैंने कल सब कुछ सुन लिया था। मेरा जमीर मुझे इजाजत नहीं दे रहा कि मैं ये काम करूं। मैं इस होटल को छोड़कर जा रहा हूं। अच्छा है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जाने से मेरा होटल बंद हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, लेकिन तुम्हें किसी और होटल में कभी काम नहीं मिलेगा। इतना पक्का है अब्दुल मियां? मुझे मंजूर है, मैं बिना काम करके रह लूंगा, पर बेईमानी में भागीदारी नहीं करूंगा। अब्दुल ये बोलकर वहां से चला गया। उसने कई होटलों में नौकरी की तलाश की, पर उसे नौकरी कहीं नहीं मिली। थक हार कर एक दिन वो दोस्त मुस्तफा की साइकिल शॉप पर बैठा था। क्या हुआ भाई, आज भी काम नहीं मिला? नहीं दोस्त, अब पता नहीं क्या करूंगा। मुझे तंदूरी बनाने के अलावा और कोई काम आता भी नहीं। तुम्हें कौन बोल रहा है कुछ और काम करो? मैं तो ये बोल रहा था कि तुम अपना तंदूरी का काउंटर खुद ही खोल लो। इतने पैसे नहीं है मेरे पास। तंदूर बहुत महंगा होता है, ऊपर से होटल भी चाहिए ना, फिर उसका भाड़ा, इतना सब कहाँ से कर पाऊंगा? तुम्हारे दोनों मसलों का एक ही हल है मेरे पास, थोड़ा इंतजार करो। मुस्तफा ने दो पुरानी साइकिल रिम्स ली और उनमें छेद करके सलाइयां डाली। ले, तैयार है। ये क्या? समझाता हूँ। मुस्तफा के पास एक हाथ गाड़ी थी। मुस्तफा ने हाथ गाड़ी की लकड़ी के ऊपर पटरा ठोक दिया और फिर ये तंदूर उस हाथ गाड़ी पर रख दिया। अब उसके नीचे तू जलते हुए कोयले रख और इसे घुमा घुमा कर तंदूरी बना। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। तुझे ये कैसे सूझा? बस शायद तेरी मदद करनी थी, इसलिए मुझे सूझ गया। शुक्रिया शुक्रिया मेरे दोस्त। अगले दिन से मुस्तफा ने हाथ गाड़ी पे तंदूरी बेचना शुरू कर दिया। मुस्तफा तंदूरी बनाने में उस्ताद था। क्योंकि उसका होटल नहीं था, इसीलिए उसने तंदूरी का दाम भी कम रखा था। मुस्तफा के चलते फिरते तंदूरी ठेले पर ग्राहकों की अक्सर भीड़ लगी रहती थी। वहीं सुल्तान होटल पर फूड ऑफिसर का छापा हुआ और मरी हुई मुर्गी बेचने की वजह से होटल को सील कर दिया गया और अफसर को हवालात में बंद कर दिया गया। शायद यही कुदरत का नियम है। अच्छे के साथ अच्छा होता है और बुरे के साथ बुरा होता है। इसीलिए कहते हैं कर भला तो हो भला। प्रवीण एक खिलाड़ी था। वो रोज सुबह 5 बजे उठकर दौड़ लगाया करता था और लंबी दौड़ करने के बाद वो अपने खेल डिस्कस फेंकने की प्रैक्टिस किया करता था और उसकी ये प्रैक्टिस लगभग 1 घंटे तक चलती रहती।
फिर दौड़ते हुए वो घर आता था और आते ही उसकी माँ उसके लिए प्रोटीन शेक ले आती। ये ले बेटा, बहुत थक गया होगा ना, इतनी प्रैक्टिस क्यों करते हो तुम? करने दो भाग्यवान, ये जितनी प्रैक्टिस करेगा उतना अपना खेल में माहिर बनेगा और तभी तो ये बड़ा खिलाड़ी बनकर हम दोनों का नाम रोशन करेगा। राइट पापा। बेटा तू अपना डाइट फॉलो तो कर रहा है ना? हाँ पापा, डाइट भी और कड़ी प्रैक्टिस भी। बहुत अच्छे, ऐसे ही अपने खेल पर ध्यान देना। चलो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं चलता हूँ। प्रवीण के मम्मी पापा अपने बेटे को बहुत सपोर्ट करते थे क्योंकि वो एक दिन उसे बहुत बड़ा स्पोर्ट्स पर्सन बनाना चाहते थे। लेकिन अचानक कुछ दिनों बाद मुकेश को हार्ट अटैक आया और उसे अस्पताल में एडमिट कर दिया गया। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की पर वो मुकेश की जान नहीं बचा पाए। पापा प्रवीण और मालती बेसहारा हो चुके थे। समय बीता और प्रवीण और मालती ने अपने आप को संभाल लिया। बेटा, वो तो नहीं रहे पर तुझे उनका सपना जरूर पूरा करना है। तुझे एक बड़ा खिलाड़ी जरूर बनना है। हाँ माँ, पर माँ तू घर की चिंता मत कर, मैं कहीं ना कहीं काम करके पैसे कमा लूंगी। नहीं माँ, आप नहीं, मैं काम करूंगा। लेकिन अगर तू काम करेगा तो तेरा खेल। माँ, मैं सुबह प्रैक्टिस करूंगा और फिर दिन में काम करूंगा। आप चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा। पर तू क्या काम करेगा? आप पवन मामा से बात कीजिए, हो सकता है उनके ढाबे पर मेरे लायक कोई काम हो। ठीक है, मैं बात करती हूँ। मालती ने अपने चचेरे भाई पवन को कॉल लगाया। हेलो। हाँ दीदी, बोलिए। पवन प्रवीण के लायक कोई काम हो तो बताना। दीदी, आप उसे कल ही ढाबे पर भेज दीजिए, यहाँ वो कुछ न कुछ तो सीख ही जाएगा। ठीक है। मालती ने फोन कट कर दिया। बेटा, कल ही मामा जी के ढाबे पर चले जाना, वो तुम्हें काम सिखाएंगे। जी माँ। अगली सुबह प्रवीण ढाबे पर पहुंचा। वहां वो अपने मामा जी से मिला। दीदी कैसी है? अब माँ ठीक है। जीजा जी का जाना एक बहुत बड़ा सदमा था। मामा जी, मैं माँ की जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ। अच्छी सोच है बेटा, मुझे तो कोई काम नहीं आता। आप अगर मुझे कोई काम सिखा दें तो बहुत मेहरबानी होगी मामा जी। बेटा, ऐसी बातें क्यों कर रहा है? तू मेरा भांजा है, मैं तुझे काम भी सिखाऊंगा और पैसे भी दूंगा। चिंता मत कर बेटा। धन्यवाद मामा जी। पवन प्रवीण को ढाबे का काम समझाने लगा। फिलहाल तेरा काम है कस्टमर्स के ऑर्डर लेना और उन तक ऑर्डर पहुंचाना, और धीरे धीरे तुझे खाना पकाना भी सिखा दूंगा। ठीक है मामा जी। प्रवीण उसी दिन से ढाबे पर काम करने लगा। क्या ऑर्डर है सर? 2 पराठे और 1 बटर चिकन। मेरे लिए 4 पराठे और दाल मखनी। जी सर। प्रवीण ढाबे में वेटर का काम करने लगा। वो खुश था कि एटलीस्ट उसे कोई काम तो मिला। पहले की तरह रोज सुबह 5 बजे लंबी दौड़ पर जाता और फिर अपने खेल डिस्कस फेंकने की प्रैक्टिस करता और फिर घर लौटकर काम पर जाने के लिए तैयार हो जाया करता था। बेटा, कम से कम नाश्ता तो करके जाओ। लाओ माँ। प्रवीण हड़बड़ी में नाश्ता खाते खाते निकल जाया करता था। हे भगवान, मेरे बेटे का सपना जरूर पूरा करना। मालती हर वक्त भगवान से अपने बेटे की सफलता की दुआ मांगा करती थी। यहाँ ढाबे पे प्रवीण पराठे बनाना भी सीख रहा था। ये तो आसान है। आसान तो है। प्रवीण जल्द ही पराठा बनाना सीख गया। वाह बेटा, पराठा तो बिल्कुल सही लग रहा है। पवन प्रवीण की प्रगति देखकर खुश था। अब से बीच बीच में प्रवीण पराठे बनाया करता था। कुछ ही दिनों में वो पराठे बनाने में एक्सपर्ट हो गया। वाह प्रवीण, अब तो तू एक्सपर्ट बन गया। सब आपकी ही सीख है भैया। अच्छा है। प्रवीण के मामा जी भी ये देखकर बहुत खुश थे। फिर एक दिन जब प्रवीण ढाबे में पहुंचा तो उसने देखा कि मामा जी बहुत परेशान हैं। क्या हुआ मामा जी? आज एक बावर्ची नहीं आया पराठे वाला।
मामा जी तो क्या हुआ, मैं पराठा बना दूंगा। आज छुट्टी का दिन है, कस्टमर्स भी ज्यादा होंगे। तू कस्टमर संभालेगा या पराठे बनाएगा? मैं दोनों करूंगा, आप देखते जाइए। प्रवीण को पता था उसे क्या करना है, पर उसके मामा जी चिंतित थे कि आज उनका दिन कैसा बीतेगा। खैर दोपहर हो गई और ग्राहक आने लगे। जी सर, क्या लाऊं? मेरे लिए 4 पराठे और कढ़ाई पनीर, 3 पराठे और अंडा मसाला, मच्छी करी और 4 पराठे। सारे ऑर्डर्स लेकर प्रवीण किचन में गया और पराठे बनाना शुरू कर दिया। उसने बड़े तवे पर पराठे सेकने डाले और फिर ये लीजिए सर आपका कढ़ाई पनीर, आपका अंडा मसाला और आपकी मच्छी कढ़ी। अरे पर पराठे कहाँ हैं? अभी आ जाएंगे। प्रवीण वापस तवे के पास लौटा और वहां उसने तवे पर से पराठे निकाल के उसे सीधा कस्टमर्स की प्लेट में फेंका। ये देखकर कस्टमर हैरान हो गए और प्रवीण के लिए तालियां बजने लगी। ये तो फ्लाइंग पराठा है, वाह दोस्त। थैंक यू सर। फिर क्या था, प्रवीण तवे के पास खड़े रहकर ही पराठे फेंकने लगा। मामा जी भी बहुत खुश थे क्योंकि आज ग्राहक रोज से ज्यादा थे और कमाई भी ज्यादा थी। प्रवीण के फ्लाइंग पराठे मशहूर हो गए। लोग लाइन लगाकर फ्लाइंग पराठा खाने आने लगे। मामा जी का मुनाफा बढ़ गया और उन्होंने प्रवीण की पगार भी बढ़ा दी। प्रवीण के घर अब पैसों की कमी नहीं थी। ये लो माँ। जीता है बेटा। अब प्रवीण अपने खेल पर भी अच्छे से ध्यान दे पाता था। वो रोज प्रैक्टिस करता, डाइट फॉलो करता। ये ले तेरा प्रोटीन शेक और ये रहे तेरे सप्लीमेंट्स। थैंक यू माँ। भूलना मत, अगले हफ्ते तेरा कंपटीशन है। हाँ याद है। और फ्लाइंग पराठा फेंककर वो सेलिब्रिटी शेफ भी बन गया था। लोग उसके साथ फोटो लिया करते थे। वो फेमस भी हो चुका था, उसके पास पैसे भी थे और वो मशहूर भी था। डिस्कस थ्रो के स्टेट लेवल चैंपियन है प्रवीण शर्मा। और धीरे धीरे वो अपने पापा का अधूरा सपना पूरा कर रहा था। प्रवीण के फ्लाइंग पराठे उसकी जिंदगी में नया मोड़ ले आए, ऐसा मोड़ जो सीधा उसे अपनी मंजिल तक ले जाएगा। प्रवीण एक दिन बहुत बड़ा स्पोर्ट्स पर्सन बनकर रहेगा। मोहनलाल गांव का संपन्न किसान था, लेकिन पत्नी गायत्री की बीमारी में सभी खेत बिक चुके थे। इसलिए उसने अपने घर के पास पराठे की दुकान खोल ली थी। जल्द ही उसके व्यवहार और स्वादिष्ट पराठे ने कस्बे के लोगों को अपना दीवाना बना दिया था। सुमित्रा और राजू के स्कूल के पास एक पिज्जा की दुकान खुली थी, जिसका प्रचार रेडियो, अखबार और ऑटो पर हैंडबिल व पोस्टर चिपकाकर पूरे जोर शोर से किया गया। भाई कल हमने पिज्जा खाया। क्या पिज्जा था? मैं और मेरे पिताजी अपनी कार पार्किंग पर पिज्जा ऑर्डर के बाद घंटों इंतजार किए, तब हमें पिज्जा मिला। अच्छा, क्या इतना अच्छा स्वाद है पिज्जा का? और नहीं तो क्या, तुम लोगों को तो घुसने भी नहीं देंगे गार्ड। घुसने क्यों नहीं देगा? अरे वो तुम्हारे पापा की फुटपाथ की पराठे की दुकान थोड़ी है ना, जो कोई भी मुंह उठाकर चला जाएगा। उस दुकान का एक स्टेटस है। बड़े बड़े लोग अपनी गाड़ी लगाकर खड़े रहते हैं, तब जाकर उन्हें पिज्जा खाने को मिलता है, समझ गए? रॉकी की बातें सुनकर सभी हंसने लगते हैं। सुमित्रा को पराठे वाले का मजाक पसंद नहीं आता। राजू जब स्कूल से घर जा रहा होता है तो पिज्जा की दुकान पर लोगों की भीड़ देखकर रुक जाता है। सुमित्रा उसे समझा बुझाकर घर ले आती है। पिताजी, पिताजी, हमें भी पिज्जा खाना है। ठीक है बेटा, खिला दूंगा कभी। अभी गरम गरम आलू के पराठे बनाए हैं, वो खा लो। मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना, मुझे तो पिज्जा ही खाना है। देख राजू, पिज्जा बहुत महंगे आते हैं। उतना पैसा हमारे पास नहीं कि तुम्हें पिज्जा दिलवा सकूं, लेकिन वादा करता हूं कि एक दिन तुम्हें पिज्जा जरूर खिलाऊंगा। नहीं पिताजी, मुझे तो कल ही पिज्जा चाहिए। अगर पिज्जा नहीं मिला तो मैं कुछ नहीं खाऊंगा। राजू, जिद मत करो। पिताजी बोल रहे हैं ना कि एक दिन हम लोगों को पिज्जा खिलाने ले जाएंगे। नहीं दीदी, मुझे तो पिज्जा कल ही खाना है। रॉकी भैया ने स्कूल में बताया कि पिज्जा कितना अच्छा होता है। अरे राजू, वो डॉक्टर का बेटा है, उसके पास ढेरों पैसे हैं। चल अब खाना खा। पराठे खाकर बच्चे सो गए, लेकिन मोहनलाल की आंखों से नींद कोसों दूर थी।
वह अपनी गरीबी को कोस रहा था कि कितना बेबस है वो, जो अपने बच्चों की मामूली खाने की मांग को भी पूरा नहीं कर सकता। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सोचते सोचते न जाने कब उसे नींद आ गई। अगले दिन सुबह बच्चे स्कूल गए। आज भी पूरे स्कूल में पिज्जा की ही चर्चा हो रही थी। दोस्तों, कल मेरा जन्मदिन है और कल मेरी तरफ से कल शाम को सभी को पिज्जा पार्टी है। कल संडे है और स्कूल की भी छुट्टी है। सभी कल शाम में अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आना। ओके भैया, हम भी आएंगे ना? हमें नहीं बोला आपने? नहीं, तुम लोग वहाँ नहीं जा सकते। वहाँ सभी बड़े बड़े लोग आते हैं, स्टेटस वाले लोग आते हैं। तुम बस पराठे खाओ। चल राजू, इनके पिज्जा से कहीं स्वादिष्ट और अच्छे हमारे पराठे हैं। अरे जाजा, बंदर को क्या पता कि अदरक का स्वाद क्या होता है। स्कूल के बाहर जो पिज्जा का पोस्टर लगा है ना, उसे ही देखते रहो और पराठे खाओ। समझना कि पिज्जा खा रहे हो। रॉकी, ऐसा नहीं कहते। चलो सुमित्रा, इसे तो ऐसे ही बोलने की आदत है। राजू की फोटो देखकर पराठा खाने वाली बात पर सभी हंसने लगे। सुमित्रा और राजू को बहुत बुरा लगा। दोनों घर आ गए। अरे राजू, यूं मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? वो पिताजी, बात यह है कि कल रॉकी का जन्मदिन है और सभी को बुलाया है, पर हमें छोड़कर, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े लोग होंगे। बस इतनी सी बात। कल हम तुम लोगों के लिए आलू का मस्त पराठा बनाएंगे और हम सब पार्टी करेंगे। मुझे नहीं खाना पराठा, मुझे तो बस पिज्जा खाना है। मुझे पिज्जा चाहिए। बेटा, मैंने बताया ना कि अभी हमारे पास तुम लोगों के फीस भरने के पैसे नहीं है। पिज्जा कहाँ से खिलाऊंगा? इतना कहकर मोहनलाल आंखों में आंसू लिए घर से बाहर प्रथा के दंग पर चला गया। राजू, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। पिज्जा की जिद छोड़ दे मेरे भाई। जब पैसे होंगे तो हम जरूर पिज्जा खाने चलेंगे। आज तक कभी हमारे पास पैसे हुए हैं क्या? सभी नए नए कपड़े पहनते हैं और हम 2 साल से एक ही कपड़े पहन रहे हैं। क्या हम कभी पिज्जा नहीं खा पाएंगे दीदी? ऐसी बात नहीं है मेरे भैया, हम लोग पिज्जा एक दिन जरूर खाएंगे। उस रात राजू ने खाना नहीं खाया। घर में किसी ने खाना नहीं खाया। सुबह मोहनलाल उठा और बाजार चला गया। वापस आया तो देखा कि राजू अभी तक सो रहा था। सुमित्रा से पता चला कि राजू अभी भी रूठा हुआ है, खाना भी नहीं खाया है। उठो बेटा, आज हम तुम लोगों को पराठा पिज्जा खिलाएंगे। चलो उठो। पिताजी, मैंने बोल दिया ना, जब तक पिज्जा नहीं मिलेगा मैं कुछ नहीं खाऊंगा। मोहनलाल पराठे पर चीज, फ्रूट्स और सैलेड डालकर पिज्जा बनाता है, लेकिन लाख समझाने के बावजूद राजू नहीं खाता। सुमित्रा भी पूरी कोशिश करती है राजू को मनाने की, पर असफल रहती है। आज फिर सभी भूखे ही सो जाते हैं। आधी रात को राजू को जोर से भूख लगती है। वो किचन में जाकर रखा हुआ पराठा पिज्जा खाता है। उसे बहुत अच्छा लगता है। वह पराठा पिज्जा चट कर जाता है। मोहनलाल चुपचाप उसे खाते हुए देख लेता है। सुबह उठकर मोहनलाल बाजार चला जाता है। वापस आकर सुमित्रा को बुलाता है। सुमित्रा, ओ सुमित्रा। जी पिताजी, आई। ये ले पैसे और स्कूल से आते समय पिज्जा लेते आना। पिताजी, पैसे कहाँ से आए? वो कहीं से आ गए। और हाँ, मैंने टिफिन में पराठा पिज्जा रख दिया है, खा लेना याद से। सुमित्रा घर से स्कूल के लिए निकल रही थी तो पिताजी की साइकिल बाहर नहीं लगी थी। समझने में देर न लगी कि पिताजी ने साइकिल बेचकर पैसे लाए थे। सुमित्रा और राजू स्कूल पहुंचे। स्कूल में कल की रॉकी की पिज्जा पार्टी की ही धूम थी। सभी की जुबान पर पिज्जा पार्टी की ही चर्चा थी। लंच में सुमित्रा और राजू पराठा पिज्जा खा रहे थे तो वहाँ रीता आ गई। अरे, तुम दोनों ये कौन सी डिश खा रहे हो? ये हमारे पिताजी ने बनाया है, पराठा पिज्जा। हाँ, ये स्पेशल डिश पिताजी ने बनाई है। लो, तुम भी खाओ, बहुत स्वादिष्ट है। अरे वाह, बहुत मस्त पराठा पिज्जा है। ये तो बहुत ही अच्छा पराठा पिज्जा है। देखो, आओ देखो, पराठा पिज्जा कल के पार्टी वाले पिज्जा से कहीं ज्यादा टेस्टी है। सुमित्रा प्लीज, मुझे भी एक टुकड़ा दो ना। हाँ, ये लो रॉकी, तुम भी खाओ। वाह, सही में ये कितना टेस्टी है पराठा पिज्जा। ऐसा तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया था। जल्द ही पूरे कस्बे में पराठा पिज्जा की चर्चा फैल गई। सुमित्रा ने पिताजी को पराठा पिज्जा बनाने की सलाह दी। अब उनकी दुकान पर भीड़ लगने लगी थी।
पिज्जा की दुकान में लगातार ग्राहकों की कमी होने लगी। पिज्जा की दुकान बंद होने की कगार पर आ गई। तभी एक दिन पिज्जा दुकान के मालिक खुद मोहनलाल के पास आया। मोहनलाल जी, आपके पराठा पिज्जा का बहुत नाम सुना था, आज टेस्ट भी कर लिया, सचमुच लाजवाब है। वाकई तुम्हारे हाथों में तो जादू है। जी धन्यवाद। क्यों ना हम दोनों मिलकर साथ काम करें। आप मेरी दुकान का उपयोग कीजिए, मैं फंडिंग और मार्केटिंग देख लूंगा। जो भी प्रॉफिट होगा आधा आधा बांट लेंगे। मोहनलाल को ये प्रपोजल अच्छा लगा। दोनों मिलकर साथ काम करने लगे। प्रथा पिज्जा का टेस्ट और अच्छी मार्केटिंग से जल्द ही उनकी दुकान कई शहरों में खुल गई। अब मोहनलाल सेठ मोहनलाल कहलाने लगा। वे शहर में आलीशान बंगले में रहने लगे। महाराष्ट्र के विदर्भ जिले में कृष्णा नाम का किसान था जो धान की खेती करता था। विदर्भ हमेशा से ही अकालग्रस्त रहता आया है और इस साल भी बारिश का नामो निशान नहीं था। ऐसे ही चलता रहेगा तो हमारे जैसे गरीब किसानों के पास आत्महत्या करने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं बचेगा। अरे धनी, ऐसी बातें अपने मुंह से मत निकाला करो। हे भगवान। उमा, तू ही बता मैं करूं तो क्या करूं? पूरी मेहनत से खेत में काम करता हूं और फिर भी अकाल के कारण अनाज नहीं हो पाता। मेरा तो जीना ही बेकार है। अपने परिवार का पेट तक नहीं भर सकता हूं मैं। मेरा तो मर जाना ही अच्छा है। धनी, ऐसी बेफजूल की सोच अपने दिमाग में मत लाओ। कुछ ना कुछ रास्ता जरूर होगा। अब क्या हम लोगों के घर जाकर काम करें? बाबा, मेरे पास एक रास्ता है। कैसा रास्ता? माँ, तुम्हारे पापड़ गांव में सबको पसंद आते हैं, है ना? हाँ, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर पापड़ बनाएं और बेचें? इससे हमें कुछ पैसे भी जरूर मिल जाएंगे और बाबा की मदद भी हो जाएगी। ये मुझे पहले क्यों नहीं सूझा? इसका मतलब तू पापड़ बनाकर बेचेगी? किसी के घर में जाकर काम करने से तो अच्छा ही है ना? कृष्णा उमा की बात मान गया। अगले दिन से उमा और कमला ने घर में पापड़ बनाना शुरू कर दिया। सारे पापड़ बनाकर उन्होंने कृष्णा को दिया। जाकर इसे बाजार में बेच दो। कृष्णा उन पापड़ों की टोकरी लेकर बाजार गया। वहां वो पापड़ बेचने लगा। कुछ औरतों ने कृष्णा के पापड़ खरीदे। अब ये बाकी के पापड़ कल बेचूंगा। वो जब घर लौटा तो खुश था। लगभग सारे पापड़ बिक गए। भगवान की कृपा है। बाकी जो बचे हैं वो मैं कल बेच दूंगा। अगले दिन जब कृष्णा पापड़ लेकर बाजार गया तो उसके आते ही भीड़ लग गई। भाई, आपके पापड़ तो कमाल हैं। कल मैं थोड़े लेकर गई थी, सभी ने चाव से खाए। आज मुझे ज्यादा चाहिए। और देखते ही देखते कृष्णा के सारे पापड़ बिक गए। उसने घर पहुंचकर अपनी पत्नी को ये सब बताया। तेरे पापड़ ने तो धूम मचा दी है। ऐसा ही चलता रहा तो कमला जल्दी स्कूल जा पाएगी। उमा ने भगवान को धन्यवाद किया। और हाँ, आज से ज्यादा पापड़ बनाना। कुछ ग्राहकों को खाली हाथ वापस जाना पड़ा था। अब से माँ बेटी दिन भर पापड़ बनाया करती थी। जैसे ही पापड़ लेकर कृष्णा बाजार जाता, झटपट सारे पापड़ बिक जाते। एक दिन कृष्णा के ये पापड़ एक सेठ ने खरीदे। अगले दिन वो सेठ कृष्णा को ढूंढते ढूंढते उसके घर पहुंच गया। भाई, कल मैंने तुमसे पापड़ खरीदे थे। वाह, क्या स्वाद था उनका। धन्यवाद सेठ जी। मेरी कई दुकानें हैं शहर में। क्या तुम मुझे पापड़ सप्लाई कर सकते हो? पर सेठ जी, अभी तो हमारा व्यापार बहुत छोटा है। मेरी पत्नी और बेटी ही पापड़ बनाती हैं। तो क्या हुआ, ये पैसे रखो और कुछ औरतों को भी काम पर रख लो। सेठ का ऑर्डर और पैसे मिलते ही उमा ने और कई औरतों को काम पर रख लिया। उन सभी की दैनिक स्थिति उमा की तरह ही थी। दीदी, आप नहीं होती तो आज मेरे बच्चे भूखे ही सो जाते। इस अकाल ने तो जीना मुश्किल कर दिया है। जिन गरीब औरतों को
उमा और कृष्णा ने काम दिया था वो सभी उन्हें दुआ दे रहे थे। कृष्णा और उमा ने कई गरीब औरतों और किसानों को काम दिया जिससे उनके परिवार का गुजारा होने लगा। अब कृष्णा को पापड़ बेचने बाजार नहीं जाना पड़ता था और कमला स्कूल भी जाती थी। कृष्णा और उमा दोनों अपने व्यापार को बढ़ाने में जुट गए। शायद इन गरीब किसानों की दुआ ही थी जो देखते देखते उमा और कृष्णा का ये व्यापार बड़ा हुआ और अब उनकी एक फैक्ट्री थी जहां काफी औरतें काम किया करती थी। उमा को अपनी सफलता के लिए एक बड़ा सम्मानित अवार्ड भी मिला। आपने कई किसानों के परिवारों को बचाया है, आप लोगों को क्या कहना चाहेंगी? मुश्किल हालात जिंदगी में आते रहते हैं, मुश्किलों का सामना करना ही जिंदगी है। तो आपने देखा, उमा जी का कहना है कि उनकी इस सफलता का राज है मुश्किल हालातों का डटकर सामना करना। अगर उस दिन कृष्णा और उमा अपनी परेशानी के सामने हार मान लेते तो आज वो किसी और की मदद ना कर पाते। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे जो भी हो, हमें हमेशा लड़ते रहना चाहिए।